दूसरा हिस्सा हमारे पास जो, ये दूसरी क्लास हमारे पास जो मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की आती है, दैट इज अबाउट रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। अगर मैं गौर करता हूँ पार्टीशनिंग बेस्ड जो प्रोटोकॉल्स थे उनमें आई ऑलवेज नीडेड टू हैव प्रायर इंफॉर्मेशन कि मेरे पास यूजर बेस कितना बड़ा होगा, और नेटवर्क उनके लिए डिजाइंड था। अगर आपने कभी गौर किया हो तो वाईफाई में कुछ इस किस्म की मीडियम एक्सेस नहीं है। वाईफाई में कभी हम दो यूजर्स होते हैं, कभी एक सिंगल यूजर होता है, कभी कॉलेज में जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो मे बी वी कैन हैव 50 60 100 स्टूडेंट्स यूजर्स एक्चुअली अटैच्ड टू वन सिंगल वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, अब ये यूजर बेस ज्यादा और कम हो रही है, और जैसे जैसे यूजर बेस ज्यादा हो रही है, ये कम हो रही है, नेटवर्क इज अडॉप्टिंग टू द नंबर ऑफ यूजर्स। अगर एक दो यूजर्स हैं तो मुझे बहुत अच्छी वाईफाई पे क्वालिटी मिल रही है, अगर 100 यूजर्स आ गए तो आप कभी गौर कीजिएगा वाईफाई पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही होती, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर स्टिल एबल टू हैव वेरी गुड सर्विस क्वालिटी और इंटरनेट क्वालिटी एट ईथरनेट। अगर आप ईथरनेट केबल प्लग इन करते हैं तो आपको एक बहुत डिफरेंट सी परफॉर्मेंस मिल रही होती है। रीजन उसका आपके बहुत हद तक मैक प्रोटोकॉल्स में लाई करता है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मीडियम जो है आपके यूजर्स के दरमियान में डिवाइड हुए जा रहा है, कोई प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है आपके नेटवर्क की। ठीक है, तो ऐसे प्रोटोकॉल्स को जिनमें कभी भी कोई भी यूजर कभी भी चैनल को एक्सेस कर सके उसको हम रैंडम एक्सेस मैक प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, यूजर्स आर अलाउड कि वो रैंडमली आए आके अपना डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करें। चैनल किसी भी यूजर के लिए रिजर्व्ड नहीं है, उन्हें अपने रैंडम एक्सेस मैकेनिज्म के अंदर रहते हुए में चैनल को एक्सेस करने की कोशिश करनी है। जी सर, एनी क्वेश्चन सो फार? सर अभी आप इथरनेट केबल का सर बता रहे थे सर, उसमें अगर जब आप इथरनेट कनेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है सर, वाईफाई में तो मतलब वो डिवाइड हो जाता है तो कनेक्शन इस वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है सर। इथरनेट में मैं भी अगर हम मोस्टली बहुत सारी जब केबल्स यूज़ कर रहे होते हैं एक ही क्या नेटवर्क के साथ, तो सर उसमें थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना है। जी, हम ईथरनेट का मैक भी सर पढ़ रहे होंगे अभी कुछ देर के बाद। ईथरनेट में बहुत ज़्यादा, अच्छा आपकी ईथरनेट टू ईथरनेट वेरी करता है, मुख्तलिफ वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस। जनरली प्रीवियसली जब हम ईथरनेट पे बात करते थे तो हमारे पास ईथरनेट जो है इट यूज्ड टू बी अ ब्रॉडकास्ट बेस्ड मीडियम। अगर इस किस्म का मीडियम है जहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है एंड एनी ट्रांसमीटर जो है उसका सिग्नल जो है इट कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ द यूजर्स ओवर द नेटवर्क। तो अब ये एक ब्रॉडकास्ट मीडियम था, यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा करना ऑब्वियसली नेटवर्क में कोलिजन लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। आज का मॉडर्न ईथरनेट जो है जनरली वी डू हैव अ स्विच। ठीक है, मेरी जो मशीन्स होती हैं ये इस स्विच के साथ कनेक्टेड होती हैं। जब मेरा ये वाला रेडियो मेरे इस रेडियो से बात कर रहा होता है तो नेटवर्क में मौजूद किसी और रेडियो को मेरा ये सिग्नल नहीं जा रहा होता। इसको हम कहते हैं हमने अपनी कोलिजन डोमेन छोटी कर दी है। कोलिजन डोमेन से मुराद हम एक टर्म लेते हैं टू टेल कि अगर कोई एक ट्रांसमीटर है तो उसका लिसनर्स कितने ज्यादा हैं, ये कितने लोगों तक उसका मैसेज जा रहा है। एक तो इंटेंडेड लिसनर है ना जो ये था, इसके साथ कुछ एडिशनल लिसनर्स भी तो है ना। इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में ये जो ट्रांसमीटर है इसके साथ अटैच लिसनर्स बहुत ज्यादा हैं। ये पांचों या ये चार के चार कंप्यूटर्स जो हैं ये भी मैसेज सुन रहे हैं और थ्रू दिस स्विच यहाँ पे भी जा रहे हैं। तो कोलिजन डोमेन जितनी बड़ी होगी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। मॉडर्न इथरनेट स्विचेस जो कि एक बहुत चीप कमोडिटी है, आपको बहुत आराम से अवेलेबल है, मे बी इन $4 $5 आपको एक रीजनेबल 8 पोर्ट इथरनेट स्विच मिल जाता है। वो आपकी इंक्लूजन डोमेन्स को डिवाइड कर देता है। तो आपके पास जो रेडियोस हैं, ये जो स्टेशन हैं एक्चुअली जिनमें कोलिजन आ सकता था वो कम होना शुरू हो जाते हैं, कोलिजन डोमेन छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो मैक का इम्पैक्ट आपकी बहुत ज्यादा नहीं आता आपके ईथरनेट डिवाइसेस के ऊपर। वाईफाई के केस में इसी रेडियस में किसी एक टाइम पे 100 से ज्यादा यूजर्स भी हो सकते हैं। तो इधर आके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है आपके ईथरनेट आपके मीडियम एक्सेस का आपके वाईफाई के ऊपर, क्योंकि आपकी कोलिजन डोमेन एक कम्युनिकेशन सेशन के अंदर जो लोग लिसनर हैं या जो लोग उसको इंटरप्ट कर सकते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एक इम्पैक्ट तो क्लूजन डोमेन की वजह से आया। इथरनेट में ये क्लूजन डोमेन्स बहुत छोटी थी, वाईफाई में क्लूजन डोमेन्स बहुत बड़ी थी। प्लस हम देखेंगे आगे जाके इथरनेट का मैक प्रोटोकॉल भी रिलेटिवली थोड़ा सा एफिशिएंट है। वायरलेस मीडियम में हम उतना एफिशिएंट मैक बना नहीं सकते, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। हैविंग सेड दैट, यही रीजन नहीं है परफॉर्मेंस खराब होने की।
हमने अपने शुरू में पढ़ रखा है कि हमारे अगर जो लिंक्स हैं उनकी कुछ कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मैंने कुछ इंटरनेट से कोई एक पाइप परचेज कर रखा है, उसका कोई ना कोई डेटा रेट, कोई ना कोई वॉल्यूम है, उससे ज़्यादा डेटा मैं ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो भी रीजंस आते हैं, लेकिन आपका मीडियम एक्सेस जो है वो भी एक रीजन है। यहीं से एक और कंफ्यूजन अगर मैं क्लियर करता जाऊं, अगर मुझे गूगल को एक्सेस करना है तो मेरी इस मशीन से गूगल के दरमियान में इस तरह के बहुत सारे लिंक आएंगे। जब हम लिंक लेयर की बात करते थे पैकेट की ट्रेवर्सल के लिए, तो हम यही कहते थे कि लिंक बाय लिंक, हर लिंक के ऊपर एक अलग से लिंक लेयर इन्वॉल्व है। तो मुझसे गूगल तक जाने के लिए जो मेरे से पहला लिंक लेयर होगी, मुझसे मेरे डिफॉल्ट राउटर तक, लेट्स से ये कंप्यूटर था और इसने गूगल तक जाना था, ये फर्स्ट राउटर है जिससे मेरा ये वाला कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो बिटवीन माय दिस कंप्यूटर एंड दिस राउटर, ये पहली लिंक लेयर है। ऐसे ही इस राउटर से आगे कोई ना कोई और लिंक लेयर होगी जिसके जरिए ये राउटर किसी और राउटर से कनेक्टेड होगा। तो हर लिंक लेयर अपने डिफरेंट मैक प्रोटोकॉल को अप्लाई करके अपनी अपनी कम्युनिकेशन लेके जा रही होगी। तो आपका एंड टू एंड पाथ जो है उसके ऊपर इन तमाम की तमाम लिंक लेयर्स का इम्पैक्ट आ रहा होगा। जनरली नेटवर्क कोर में मौजूद ये जो लिंक्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी और उनके लिंक लेयर्स और उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको जहन में रख के नेटवर्क डिजाइन किया गया होता है। तो जनरली ये कैपेसिटीज ठीक रहती हैं। जनरली आपका ये जो यूजर साइड होती है, जहाँ पे वाईफाई है, तो उसके बिल्कुल जो लास्ट हॉप है, वहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं। तो इस वजह से परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल डिफरेंस आ रहा होता है वो यहाँ आ रहा होता है। यही रीज़न है कि जब मैं थोड़े से दिन के टाइम पे, रश के टाइम पे कॉलेज में वाईफाई यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। थोड़े से सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में अगर मैं वाईफाई यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। सर, यही सवाल था आपका? वैसे भी कुछ ही देर में हम इंटरनेट का मैक भी पढ़ रहे होंगे, तो आई एम श्योर कि इससे बेहतर से हम इस डिटेल में थैंक यू सर। Aloha was our first and the simplest medium access protocol. 1970s से हमें इसका जिक्र मिलना शुरू हो जाता है। This was probably the first protocol, first random access protocol जिसको हमने यूज किया जब हमने डेटा ट्रांसमिशन करना शुरू की। When we actually started realizing कि हमें मशीन्स को अब कम्युनिकेट करवाने की जरूरत है, we need to exchange information using our machines। ठीक है, तो Aloha was our first protocol। Slotted Aloha, उसके बाद उस पर एक एनहांसमेंट आई थी। इंटेंशनली मैंने स्लॉटेड लोहा को प्लेस किया है बिफोर एलोहा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको समझना कुछ ज्यादा आसान है। इसके बाद हम एलोहा पे आते हैं। ऑल्दो स्लॉटेड एलोहा जो है एक थ्योरेटिकल प्रोटोकॉल था, जिसकी हम रीजन देखेंगे बाद में कि इसकी प्रैक्टिकल यूजेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम थे, लेकिन स्लॉटेड एलोहा थ्योरेटिकली ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है कंपेयर टू अवर एलोहा प्रोटोकॉल। रूल सिंपल है, मेरे पास कोई नंबर ऑफ यूजर्स हैं, एन नंबर ऑफ यूजर्स हैं, रैंडम नेटवर्क है, लेट्स से मेरे पास एन यूजर्स हैं, उनमें से 3 यूजर्स थे जिनके पास कुछ डेटा था ट्रांसमिट करने के लिए। ये मेरा चैनल है। हर यूजर जब भी डेटा ट्रांसमिट करता है, दैट यूजर कैन एक्चुअली ट्रांसमिट एट फुल चैनल्स कैपेसिटी। हमने इस चैनल को स्लॉट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन दीज स्लॉट्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर एनी यूजर। मैंने कहा कि ये चैनल जो है हर स्लॉट जो है दैट इज 50 मिली सेकेंड्स लॉन्ग में भी। अब उन 50 मिली सेकेंड में जितना भी डेटा ट्रांसमिट हो सकेगा वो इस नेटवर्क का एमटीयू बन जाएगा। ठीक है, स्लॉट्स रिजर्व्ड नहीं है, सो किसी भी यूजर के पास जब भी डेटा आएगा दैट यूजर कैन गो एंड ट्रांसमिट डेटा। अब इस जाने और ट्रांसमिट करने में कंक्लूजन्स आ सकती हैं, तो उन कंक्लूजन्स को कंट्रोल करने के लिए स्लॉटेड एलोहा ने कहा कि आप एक प्रोबेबिलिटी नंबर यूज कर लें। फॉर एग्जांपल, आई हैड 3 स्टेशंस टू ट्रांसमिट, तो इन तीनों ने कोई एक रैंडम नंबर जनरेट किया बिटवीन 0 एंड 1। अगर वो नंबर जो था वो लार्जर था टू द हायर साइड, तो राउंड ऑफ करने पे 1 आता है, तो ये स्टेशन कहता है कि ठीक है, आई कैन ट्रांसमिट इन दिस स्लॉट। अगर 0 आता है तो ये स्टेशन कहता है नो, आई कैन नॉट ट्रांसमिट इन दिस स्लॉट। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इन तीनों रेडियोज ने अपना जो कॉइन था टॉस किया या अपनी प्रोबेबिलिटी जनरेट की। लेट्स सपोज इन तीनों के पास प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है। Actually, all 3 stations will transmit at the same time at the same slot, eventually resulting in collision.
ये स्लॉट वेस्ट हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल सेंडर्स ने एक ही टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर दिया। रिसीवर जो है सिग्नल से परसीव नहीं कर सकेगा एक्चुअल इंफॉर्मेशन। लेट्स सपोज इन नेक्स्ट स्लॉट तीनों ने जब दोबारा टॉस किया ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की तो तीनों के पास नो आ गया सेंडिंग में। ये स्लॉट एम्प्टी रही है ऑल्दो वी हैड 3 स्टेशंस they were actually able to transmit data. In next slot, दो लोगों के पास yes आया, 1 और 2 स्टेशन ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया। Since we had multiple transmitters transmitting in the same slot, दोबारा से collision आ गई। In next slot, we had just one sender. यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली सेंड हो गया क्योंकि यहाँ पे इसका yes आया था और बाकी दोनों स्टेशन के पास no आया था ट्रांसमिशन के लिए। उससे नेक्स्ट स्लॉट दोबारा स्टेशन 1 और 3 जो थे दे वर कॉन्टेंडिंग टू ट्रांसमिट डेटा, दोनों के पास नो आया तो दे डिड नॉट ट्रांसमिट एनी इंफॉर्मेशन। इन नेक्स्ट स्लॉट स्टेशन 1 एंड 3 अगेन गॉट अ यस, दोनों ने ट्रांसमिट किया, अगेन कोलिजन आया। देन वी हैड एन एम्प्टी स्लॉट। उससे नेक्स्ट स्लॉट में स्टेशन 1 जो था इवेंचुअली इसके पास यस आया, स्टेशन 3 के पास नो आया तो स्टेशन 1 वाज एक्चुअली एबल टू ट्रांसमिट डेटा। इन द नेक्स्ट स्लॉट स्टेशन 3 वाज able to transmit data. We consumed 9 slots. If we count these slots, we consumed 9 time slots to transmit actually 3 packets. तो मेरा ये जो चैनल था इसकी एफिशिएंसी जो थी that was hardly 33%. लेकिन मैंने एक रैंडमनेस का बिहेवियर दे दिया, मैंने चैनल को किसी भी यूजर के लिए रिजर्व नहीं किया। मैंने कहा जितने भी यूजर्स आए they can actually get to have access to that channel immediately and they can immediately start transmitting data. लेकिन यहीं से मुझे एक चीज का अंदाजा हो रहा है, जितना बड़ा मेरा यूजर बेस होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इन स्लॉट्स के अंदर कोलिजन्स आने की। ये मेरा अर्लीस्ट, ये फोरमोस्ट मीडियम एक्सेस का प्रोटोकॉल था, मेरा वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। एक्चुअली स्लॉटेड अलोहा से भी पहले वी हैड वन अलोहा प्रोटोकॉल, उसके बाद हम देखेंगे कि स्लॉट्स का एडवांटेज क्या हुआ। ये एक्चुअल लोहा प्रोटोकॉल था जो कि इन यूज भी रहा काफी अर्सा। आज भी आपकी मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स का जब भी जिक्र शुरू होता है तो जनरली वी स्टार्ट टॉकिंग विद द लोहा, क्योंकि पहली एफर्ट थी इन डेवलपिंग मीडियम एक्सेस और मैक प्रोटोकॉल्स। रूल वाज सिंपल, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए। जब भी कोई डेटा आता है यू कैन जस्ट ट्रांसमिट दैट पैकेट, यू जस्ट ट्रांसमिट दैट पैकेट इमीडिएटली। अगर क्लूजन आ जाती है तो हमारा पैकेट ऑब्वियसली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। क्लूजन नहीं आती है तो पैकेट जो होगा ठीक से रिसीव होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली अब जितने ज्यादा नोड्स ट्रांसमिट करना चाह रहे होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्लूजन की। लेट्स सपोज मेरा कोई एक सेंडर था रेडियो 1 ग्रीन नोड, उसने यहां पे आके डेटा ट्रांसमिट करना शुरू किया। ग्रीन नोड की ट्रांसमिशन चल रही थी, it was transmitting at full channels capacity. At this point in time, yellow station also received data and it also started transmitting the data packet. अब ग्रीन और येलो पैकेट जो है एक्चुअली इनकी कोलिजन आ चुकी है। रिसीवर के लिए ग्रीन पैकेट अब यूजलेस हो चुका है। येलो पैकेट, येलो फ्रेम वाज बीइंग ट्रांसमिटेड और एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे पास ये जो ब्लू फ्रेम था ये भी ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। अब ये येलो और ये ब्लू फ्रेम जो है इन दोनों में कोलिजन आ चुकी है। रिसीवर के लिए ये येलो फ्रेम परसीवेबल नहीं रहा और ये ब्लू फ्रेम भी परसीवेबल नहीं रहा। तो इस कोलिजन की वजह से हमारा जो चैनल था, हमारा जो टाइम एक्सिस थे, यहां से लेके यहां तक मेरा चैनल वेस्ट हो गया। स्लॉटेड लोहा में बेहतर चीज ये थी कि हर रेडियो अपने ही स्लॉट में ट्रांसमिशन शुरू करता था। अगर हम स्लॉटेड लोहा में होते तो ग्रीन स्टेशन ने या इस स्लॉट पे ट्रांसमिशन शुरू की होती या इस स्लॉट पे ट्रांसमिशन शुरू की होती। अगर यहां पे ट्रांसमिशन शुरू की होती तो येलो और ग्रीन नोड्स ने शायद आपस में कोलिजन आया ही ना होता। ठीक है, ऐसे ही ब्लू रेडियो ने ट्रांसमिशन या यहां शुरू की होती या यहां पे शुरू की होती। तो कोलिजन आने की प्रोबेबिलिटी स्लॉटेड जो मैक्स थी उनमें थोड़ी सी कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोलिजन आती भी है तो सिर्फ वो एक स्लॉट वेस्ट होती है कोलिजन की वजह से, वो एक कंटिन्यूस वेस्टेज नहीं आती। अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं लोहा की तो हार्डली 18% 19% रिपोर्टेड एफिशिएंसी है। हम इंटेंशनली
कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसीज हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म को समझना चाह रहे हैं। स्लॉटेड अलोहा ने थ्योरेटिकली थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंसी दी है, लेकिन स्लॉटेड अलोहा जैसा प्रोटोकॉल चलाना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टाइम स्लॉट्स के ऊपर जब भी आप जाते हैं तो आपको रेडियोस को सिंक्रोनाइज भी करना पड़ता है। बाय सिंक्रोनाइज नाउ आई मीन अगर ये 50 मिलीसेकंड की टाइम स्लॉट है तो सब स्टेशंस का काउंटर जो है वो एग्जैक्टली सेम चल रहा होना चाहिए। जनरली वी नो कि क्लॉक्स में थोड़ी सी ड्रिफ्ट आ जाती है एट द मिलीसेकंड लेवल या एट द माइक्रोसेकंड लेवल। ये ड्रिफ्ट तो बहुत ही कॉमन है इवन एट द मिलीसेकंड लेवल्स, ठीक है। तो अगर ड्रिफ्ट आ जाती है तो मुख्तलिफ रेडियोस के पास अपने अपने क्लॉक में ये जो स्लॉट्स हैं ये एक ही टाइम पे शुरू नहीं हो रही हैं, तो ये चीज़ दोबारा एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। आपको इस चीज़ को हल करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है। अगेन क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो दैट कैन बी डन ऑन द सेम मीडियम, तो उससे एडिशनल प्रॉब्लम्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो स्लॉटेड प्रोटोकॉल्स में हमेशा एक सिंक्रोनाइजेशन का इशू रहता है, अनस्लॉटेड प्रोटोकॉल्स में ये इशू नहीं होता। हैविंग सेड के फॉर लार्जर नेटवर्क्स हमारे पास क्लूजन्स भरना शुरू हो जाते हैं जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस खराब करना शुरू कर देते हैं अलोहा। अगर मैं बात करता हूँ उसी डेसिडेरेटा की, दो चीजें थी, एक सिंगल सेंडर है तो दैट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट एट r बिट्स पर सेकेंड, और अगर मल्टीपल सेंडर्स हैं तो चैनल शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन दो सेंडर्स। तो क्या आपको लगता है कि अलोहा इनमें से कोई डेसिडेरेटा फेल करता है, या आपको लगता है कि अलोहा इनमें से कोई एक भी डिजायर्ड चीज को पास करता है? रिक्वायरमेंट्स दो ही हैं, सिंगल सेंडर है दैट सेंडर शुड बी एबल टू ट्रांसमिट एट फुल चैनल्स कैपेसिटी, टाइम वेस्ट ना करे। मल्टीपल सेंडर्स हैं तो चैनल डिवाइड हो जाए इनमें। जी सर मल्टीपल सेंडर वाला ये फेल करता है। मल्टीपल सेंडर्स वाली चीज फेल कर रहा है, पास कर रहा है? फेल कर रहा है। ग्रेट। अगर सिंगल सेंडर होता, अगर सिर्फ ग्रीन सेंडर होता तो दैट सेंडर वाज लाइक अलाउड कि वो मैक्सिमम। जी सर सिंगल में सर वो डिस्टॉर्शन नहीं होती हमारे पास, मतलब और डिफरेंट नेटवर्क से होते तो मतलब वो डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। जी, हम इसके लिए टेक्निकल टर्म जो है क्लूजन की यूज करते हैं कि जब भी दो ट्रांसमीटर ने भेजा तो वी विल ऑलवेज से कि वो जो लोग हैं, वो जो सेंडर्स हैं जो डेटा भेज रहे हैं वो कोलाइड कर चुके हैं, ठीक है। जो लोग भेजना चाह रहे हैं उनके लिए हम एक और टर्म हमेशा कॉन्टेंडर यूज करते हैं, वो कॉन्टेंड कर रहे थे फॉर द चैनल, दे वर लाइक ट्राइंग टू सेंड डेटा टू दैट चैनल, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं जो हम आगे अपने अभी डिस्कशन में यूज भी करते जाएंगे। लोहा के ऊपर आपको कोई एनहांसमेंट नजर आती है? कोई एनहांसमेंट ला सकते हैं मैं लोहा के अंदर, लाइक इंक्लूजन्स को हम अवॉइड कर सकते थे? जी सर प्लीज। इंक्लूजन क्यों आया था? ग्रीन स्टेशन वाज ट्रांसमिटिंग and yellow station did not notice that another transmission is going on. Initially तो शायद हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किटरीज में भी इश्यूज थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी वर एबल टू डिजाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किटरीज जो ये नोटिस कर सकती थी कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ एनर्जी या कुछ एक्टिविटी या कुछ ट्रांसमिशन हो रही है। तो हमने ह्यूमन कन्वर्सेशन से एक एनालॉजी उठाई। ह्यूमन कन्वर्सेशंस कहती हैं कि डू नॉट इंटरप्ट अदर्स, ठीक है ना। तो यहां से हमने एक टर्मिनोलॉजी उठाई कैरियर सेंसिंग की। तो अब यहाँ पे येलो स्टेशन जो है, इस एनहांसमेंट की अगर हम बात करें तो इसको कैरियर सेंसिंग कहनी चाहिए थी ट्रांसमिशन से पहले। इसको देखना चाहिए था कि कोई और स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है, तो दिस येलो स्टेशन शुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम ट्रांसमिशन। तो इसकी ट्रांसमिशन इस पॉइंट की बजाय थोड़ा सा देर से, अगर मुझे यहाँ से ड्रॉ करूँ तो थोड़ा सा देर से इस पॉइंट के ऊपर जाके शुरू होती है। जब येलो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा होता तो ब्लू स्टेशन जो है इट वुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम ट्रांसमिटिंग, ठीक है। इसकी कैरियर सेंसिंग ने इसको बता दिया होता कि अनदर ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो इस किस्म के प्रोटोकॉल्स को जो जिसमें स्टेशंस ट्रांसमिट करने से पहले चैनल को सेंस करते हैं कि कोई और ट्रांसमिशन, कोई और एक्टिविटी जा तो नहीं रही, कोई और एनर्जी, कोई और सिग्नल तो नहीं आ रहा, इस तरह के प्रोटोकॉल्स को हम CSMA बेस्ड प्रोटोकॉल्स कहते हैं, कैरियर सेंस विद मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। रूल सिंपल है, एनालॉजियस है टू आवर ह्यूमन कन्वर्सेशंस, टू आवर पोलाइट कन्वर्सेशंस दैट डू नॉट इंटरप्ट अदर्स। अगर कोई भी स्टेशन बात कर रहा है तो आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे,
अब मुझे आप ये बताएं कि इस अप्रोच के आने के बाद क्या अभी भी कोलिजन्स आ सकते हैं? सर अब तो कोलिजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सर हम कैज़मा की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जो हमें बता रही है कि भाई पहले से एक सिग्नल आ रहा है, या फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो उसके लिए येलो सिग्नल वेट कर रहा है, तो उसके बाद ही ट्रांसमिट हो रहा है, तो फिर तो कोलिजन नहीं आना चाहिए सर। ग्रेट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही कोलिजन नहीं आना चाहिए क्योंकि पहले से कोई एक एक्टिविटी, कोई एक ट्रांसमिशन चल रही थी, हम देख सकते थे कि वो ट्रांसमिशन चल रही है। लेकिन यहाँ पे अब दो प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स से हम सब लोग एक क्लास में बैठे हैं और एक पोलाइट कन्वर्सेशन चल रही है और कोई भी एक बात कर रहा है। लेट्स से मैं लेक्चर में कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या स्टूडेंट्स में क्रॉस टॉक हो सकती है कुछ भी क्वेश्चन पूछते हुए? यस सर, हो सकती है। जब मैंने बात करना बंद किया, चैनल वाज आइडल फॉर सम टाइम, मल्टीपल लोगों ने सेंस किया कि चैनल आइडल है, तो मल्टीपल सेंडर्स ट्राइड ट्रांसमिटिंग दैट डेटा पैकेट एट द सेम टाइम। अब कोलिजन आ सकती है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि वो आइडल रहने का इंटरवल कितना था और कितनी देर तक उन्होंने सेंस किया ट्रांसमिट। यहाँ पे प्रोपिगेशन भी एक जो है फैक्टर बन सकता है। एक तो ये पॉइंट था, जब मैं खामोश हुआ तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैड अ क्वेश्चन, दे स्टार्टेड टॉकिंग एट द सेम टाइम, कोलाइड करके। ठीक है, इसी की एक थोड़ी सी एक्सटेंडेड वर्जन ये भी हो सकता है। हमने कहा कि ठीक है, बहुत बहुत रेयर चांस है कि मिली सेकेंड लेवल पे जाके कुछ लोग कोलाइड कर जाएं, इवन मल्टीपल स्टूडेंट्स हैड अ क्वेश्चन टू आस्क, तो हो सकता है किसी ने 1 मिली सेकेंड पहले क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया हो। यस, यू आर राइट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि चैनल को ट्रेवल करके उस ट्रांसमिशन को बाकी लोगों तक पहुंचने में भी तो टाइम लगना था ना। लेट्स से मेरे पास ये 4 स्टेशन थे, A B C D। लेट्स से स्टेशन 2 वाज ट्रांसमिटिंग। स्टेशन 2 ने यहाँ पे आके, या स्टेशन B ने यहाँ पे आके, येलो स्टेशन ने ट्रांसमिशन शुरू कर दी। इफ आई नेम दी स्टेशन दिस, लेट्स से हमारी उसी क्लास कन्वर्सेशन को लेते हैं, लेक्चर में कोई बात थी वो मैंने खत्म की, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैड अ क्वेश्चन। लेट्स से स्टेशन 2 या स्टूडेंट 2 वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, बात शुरू कर चुका है, सिग्नल को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, प्रोपेगेशन को। सिग्नल अभी यहाँ पे था, स्टेशन डी तक नहीं पहुंचा था, एंड स्टेशन डी आल्सो स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग। अब क्लास के लिए ये एनालॉजी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। हम कहेंगे कि सिग्नल तो फौरन से पहुंच चुका हो सकता है, बहुत तेजी से मेरी वॉइस जो है वो ट्रेवल कर रही होती है, लेकिन मेरे कम्युनिकेटिंग रेडियोस जो हैं उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल भी और पॉसिबल भी है। आई डू हैव सर्टन रेडियोस जो जिनकी ट्रांसमिशन रेंजेस जो हैं वो किलोमीटर्स में हैं। आपकी HF रेडियोस वगैरह जो हैं उनका डेटा इवन 10-20 किलोमीटर्स पे भी बहुत क्लियरली सुना जा सकता है, उसको सिग्नल में से बिट्स जो है निकाली जा सकती हैं। तो इतने लंबे डिस्टेंस के ऊपर ये जो प्रोपेगेशन डिले है ये मैटर करना शुरू हो जाता है। शॉर्टर डिस्टेंसेस होते हैं, क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता या एक लैब का एनवायरनमेंट होता, हम सब लोग लैब में बैठे होते, वहां पे शायद ये डिले इतना ज्यादा नहीं होता सिग्नल को यहाँ से यहाँ पहुंचने का। तो ये जो मेरा टाइम डिफरेंस होता बिटवीन टाउ नॉट टू टाउ 1 जो है ये बहुत छोटा होता, शायद माइक्रो सेकेंड्स के लेवल पे होता, लेकिन फिर भी ये कोलिजन आ सकती थी। अगर ये कोलिजन आ जाती तो ऑब्वियसली पैकेट जो थे स्टेशन बी के और स्टेशन डी के ये कोलाइड कर जाते, हम इसमें से कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन इन्फर ना कर पाते। लेकिन डू यू थिंक कि इस तरह की कोलिजन बहुत ज्यादा आती रहेगी या कम जगहों पे आएगी, एंड वी कैन लेट दैट कोलिजन हैपन एंड वी कैन कंटिन्यू विद आवर ट्रांसमिशंस, लाइक जब कभी इस तरह की कोलिजन आए वी कैन इग्नोर दैट? यस सर, आई, क्योंकि सर फॉर एग्जांपल अगर अचानक से जिस तरह आपने ये एग्जांपल दी कि एक क्लास में स्टूडेंट्स एक साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोलिजन वहाँ आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो फिर ऐसा होगा। तो सर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है काज़मा के अलावा जो मतलब इस कोलिजन को हम ख़त्म करे या इस डिस्टॉर्शन को मतलब ख़त्म करे? एक्चुअली देखिए, मीडियम एक्सेस में सबसे मुश्किल चीज यही है कि आपने उस मीडियम ही से रहते हुए में ट्रांसमिट करना है। अगर मीडियम एक्सेस की कोशिश भी करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी उसी मीडियम पे ट्रांसमिट करनी है। तो असल में हम कोलिजन को फुली खत्म कर नहीं पाते, हम कोलिजन के साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसका इम्पैक्ट जो है
मिनिमम करने की कोशिश करते जाते हैं। वही कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है कोलिजन्स आएंगी, CSMA जब भी यूज होगा, कैरियर सेंसिंग विद मल्टीपल एक्सेस जब भी यूज होगा, कोलिजन्स आएंगी। हम कोशिश करते हैं हम उनका इम्पैक्ट कम करें, हम देखें कि क्या मेरा नेटवर्क अब कंफर्टेबली चल सकता है। अब आप अगर याद करें, हमने जब ईथरनेट की बात की थी यहाँ पे, आपका कुछ सवाल भी आया था, तो मैंने यहाँ पे स्विचेस बना के कुछ आपको बात करने की भी कोशिश की थी। तो इन ईथरनेट मेरी कोलिजन डोमेन्स बहुत कम होना शुरू हो जाती है। जनरली बहुत थोड़े लोग होते हैं जो मेरी बात से किसी भी टाइम पे इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। स्विचेस ने, ईथरनेट स्विचेस ने डोमेन्स को काफी हद तक बांट दिया होता है। प्लस ईथरनेट में हम एक लैब के एनवायरनमेंट में होते हैं, मशीन्स ऑलरेडी बहुत करीब होती हैं, तो प्रोपेगेशन की वजह से ये चीज सुनने में टाइम और ज्यादा कम हो गया होता है। यस, देयर आर पोजीशंस जब कोई एक सेंडर डेटा भेज के हटा होता है, तो अब कोई भी सेंडर अगर फॉरेन से डेटा भेजना चाहता है तो कोलिजन आ जाती है, और वो बिल्कुल आती है। हमने कहा कि हम कोलिजन को तो आने देंगे, कोलिजन का इंपैक्ट कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इस केस में स्टेशन 2 ने यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि कोलिजन आ चुकी है, यहां पे इसको येलो सिग्नल मिलना शुरू हो गया था। स्टेशन बी ने यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि कोलिजन आ गई, स्टेशन बी को यहां पे रेड सिग्नल मिलना शुरू हो गया था। इसके बाद की जो इन दोनों ने ट्रांसमिशन की है वो यूजलेस ट्रांसमिशन थी। इन दोनों को चाहिए था अपने रेडियस को यहाँ पे बंद कर देते, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद जो ये वाला टाइम था ये वेस्ट होने से बच जाता। इसके लिए इस पॉइंट के बाद जो ये वाला टाइम था ये वेस्ट होने से बच जाता। तो हमने ये इंपैक्ट जब कम किया तो हमारा जो कोलिजन का इंपैक्ट था सिर्फ इतना रह गया। अब हमने कहा कि हमारा ईथरनेट नेटवर्क जो है यूजुअली एक क्लोज, एक कन्फाइंड स्पेस पे चल रहे होते हैं, किसी एक लैब में चल रहे होते हैं। यू नो कि आपकी जो ईथरनेट केबल है उसमें सिग्नल जो है वो आपके कुछ मीटर्स, 50-60 मीटर से आगे जाके वैसे ही फेड होना शुरू हो जाता है। तो जनरली आपकी निस्बतन छोटी जगहों के ऊपर ये चल रहा होता है, या आपको सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए कोई ना कोई एक मैकेनिज्म बनाना पड़ रहा होता है अगर आपके डिस्टेंसेस इससे ज्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड इवन दैट केस वो एक सिंगल पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है बिटवीन टू कंप्यूटर्स। तो हमने कहा कि हम ईथरनेट डिवाइसेस जो है उनके साथ वी कैन लिव विद द कोलिजन, तो बट वी विल बी यूजिंग CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन काइंड ऑफ अप्रोच। हर स्टेशन जो है, नाम से मुझे अंदाजा हो रहा है, सेटिंग से पहले देखेगा कोई और ट्रांसमिट तो नहीं कर रहा, तो दैट इज द CSMA पार्ट। और अगर किसी भी टाइम पे कोलिजन आ जाएगी तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे, हम सेंडिंग को फौरन से अबॉर्ट कर देंगे ताकि कोलिजन की वजह से टाइम कम से कम वेस्ट हो। दैट इज द कोलिजन डिटेक्शन पार्ट। एक चीज हम और ऐड कर देते हैं, whenever there is a collision, मैं बात कर रहा था, मैंने अपनी बात खत्म की, दो लोगों ने इकट्ठे एक सवाल पूछ दिया, अब दो लोगों में कोलिजन आई है, इन दोनों का पैकेट जाया हो गया, ठीक है। अब क्योंकि पैकेट जाया हो गया, इनको लिंक लेयर पे कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई इस तरह की चीज किसी भी मैकेनिज्म से पता लेट सपोज चल गया कि पैकेट जाया हो गया, दे विल ट्राई टू रीट्रांसमिट। अगर अब ये रीट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो पैकेट तो दोबारा जाया हो जाएगा,